ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में मास m लेंथ l नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दो वेरिएबल तो कितने इक्वेशंस, दो इक्वेशन चाहिए हमें। इक्वेशन 1 किससे बना लोगे, एफ नेट जीरो। सेकंड इक्वेशन किससे बना लोगे, टॉर्क नेट जीरो से। चलो कितने कितने फोर्स लगने वाले जल्दी, एन वन, यहाँ पर ये एन टू, और एल बाई टू दूर, ये कौन, एम जी। टोटल डाउनवर्ड फोर्स एम जी एंड अपवर्ड। एक इक्वेशन तो ये बन गया, एन वन प्लस एन टू एम जी के बराबर होने चाहिए। देन टॉर्क नेट भी जीरो है, एफ नेट जीरो होता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो, क्या टॉर्क हमेशा सेम रहता है, ये पता है। चलो तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इसके अबाउट निकाल दे क्या। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो एम जी का टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी का टॉर्क एन वन का टॉर्क एन वन इंटू एल बाई टू, सही है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एन वन इसको अगर घुमाएगा तो किस डायरेक्शन में घुमा सकता, एन वन, सही है। तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर, एंड एन टू तो टॉर्क की डायरेक्शन बाहर। तो जितना अंदर उतना ही, तभी तो नेट टॉर्क जीरो बनेगा। तो एन वन का टॉर्क जो अंदर जा रहा है उसकी वैल्यू है एन वन इंटू एल बाई टू, उतना ही बाहर आना चाहिए, बाहर वाला टॉर्क इंटू एल बाई टू माइनस एल बाई फाइव, ये डिस्टेंस चाहिए ना अपन को। ये कितना बनेगा, तो एन टू इंटू थ्री एल बाई टेन, पाँच हो गया, एल पी कट गया, तो ऐसा कुछ मिला, एन वन इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव एन टू। एन वन की वैल्यू यहाँ डाल दो, थ्री बाई फाइव एन टू प्लस एन टू इज इक्वल टू एम जी, थ्री बाई फाइव एन टू प्लस एन टू एम जी, तो एन टू कितना आ गया, फाइव एम जी बाय, सही है। तो एन वन कितना आ जाएगा, थ्री एम जी बाई एट। चलो बढ़िया, याद आ गया कैसे करते थे क्वेश्चंस। कॉल लेते बेटा, स्क्वायर प्लेट मान लो, मास एम, साइड लेंथ एल, मास एम साइड लेंथ एल, तो ऐसे रख देते हैं। स्क्वायर है, पर रिंग कनेक्टेड, फिक्स सपोर्ट ओ के साथ, और इस पॉइंट पे क्या हुआ है, का मतलब समझ में है क्या है। हम्म, दिख रहा है इक्विलिब्रियम में, एक एंड रिंग के एल से, दूसरा एंड, मान लो आपने यहाँ पे एक होल कर दिया, तो क्या फंसा देखिए, तो फिक्स हो गया। अगर इसके कट करोगे तो ये नीचे आएगा ऐसे। ये दो सपोर्ट बना लिया आपने। अब ये कौन सी कंडीशन में दिख रहा है हमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर पूछा गया टेंशन कितना होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, या तो हिंज फोर्सेस। ये जो सपोर्ट आपने बनाया है वहाँ पर क्या लग रहे होंगे, नॉर्मल फोर्स, से आप हिंज फोर्स भी कह सकते। क्वेश्चन में पूछा जा सकता नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस या तो हिंज फोर्सेस। जब भी ऐसा हिंज का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा दो नॉर्मल मान लिया करो। कितने, लगता है एक ही है बट कितने मान लो, दो।
क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, 2 4 क्वेश्चन नॉर्मल वाले हो जाएंगे, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि अच्छा हम दो क्यों ले रहे थे। ऐसे मान लो एक नॉर्मल यहाँ लग रहा है, नॉर्मल वन, और एक नॉर्मल इधर लग रहा है, नॉर्मल टू। में क्या आएगा, टेंशन। इधर भी क्या आएगा, एम जी कहाँ लगेगा, ये सारे फोर्सेस हो गए। क्या फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, मतलब एफ नेट जीरो होना चाहिए, तो जितना ऊपर उतना। एक इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल अपवर्ड फोर्स कितने हैं, इसको बैलेंस करने चाहिए। एक इक्वेशन बन गया अपना। सेकंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो। अच्छा इधर एन वन लग रहा है, इधर कोई फोर्स है क्या, तो ये भाई साहब अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि एन वन जीरो होना चाहिए। हमने लिया है एन वन, तो हमने माना हुआ है। तो ट्राई साइड कोई फोर्स है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स आपको दिख रहा है। तो ये भाई साहब अगर इक्विलिब्रियम में है तो एन वन जीरो होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। नहीं तो एन वन खींच के इधर ले जाए, बट ये तो हो नहीं रहा। मतलब एन वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। चलो एन वन तो नहीं है। एक इक्वेशन मिल चुका है, इक्वेशन वन। सेकंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, टॉर्क। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो, बोलो। इसके अबाउट करो या इसके अबाउट करो, क्योंकि आपको दो वैल्यू निकालनी है, एन टू या तो टी। किसी एक के अबाउट कर लो ना। जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे वो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो वो खुद इक्वेशन से गायब हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा इक्वेशन में। अगर आप एम जी वाले पॉइंट के लिए करोगे टॉर्क, तो एन टू एन टी दो इक्वेशन, दोनों वेरिएबल बचेंगे। छोटा बनाओ ना इक्वेशन, से छोड़ो यहाँ या यहाँ कैलकुलेट करो। कहाँ से करना है बताओ, एन टू वाले पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट करते हैं। तो एन टू का टॉर्क, एम जी का टॉर्क, साइड लेंथ एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एल बाय, और यहाँ से ये कितना बच जाएगा, रूट टू एल। पक्का, पूरा रूट टू एल। टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम इस पॉइंट के अबाउट, तो एन टू का टॉर्क तो गया, एम जी का टॉर्क, एम जी एल बाय रूट टू। ये कैसे घुमा सकता है, क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क कहाँ होगा, अंदर। और ये भाई साहब कैसे रोटेट कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क कहाँ आ रहा होगा, बाहर। जितना अंदर उतना, ये अंदर है, उतना ही कहाँ होना चाहिए, बाहर वाला टॉर्क, मतलब टी इंटू रूट टू एल। इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करने पर एन टू वाला टॉर्क गायब हो गया, तो इक्वेशन में एन टू नहीं दिखेगा, फिर एक वेरिएबल बच गया टी। एल गायब, तो टी क्या बच गया, एम जी बाई टू। टी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दे, तो एन टू भी क्या बचेगा, एम जी बाई। तो इसको उठाने का पूरा काम सिर्फ रस्सी नहीं कर रही है, ध्यान से देखो। टोटल वेट कितना था, एम जी। आधा लोड ये ले रहा है, आधा लोड ये वाला पॉइंट ले रहा है, वो भी तो सपोर्ट कर रहा है एम जी बाई टू को पकड़ने में। कुछ समझ में आया क्या हुआ, आंसर तो सेम आएगा। उसमें तुम्हें दो वेरिएबल दिखेंगे, फिर एक को सब्जेक्ट बना के इधर लाओ, को सब्जेक्ट बना के इधर लाओगे। ऐसा ही एक आध और क्वेश्चन लेते बेटा। ट्रायंगुलर प्लेट है, मास एम, और डायग्राम मान लो दिया गया। ये साइड लेंथ एल, ये एल, ये 90। ट्रायंगल अपना ई सी। ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें टेंशन T2। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वन एंड T2 की वैल्यू पूछी गई। एंगल प्लेट ऐसे लटका दी गई, ठीक है।
दोनों में टेंशन आएगा। 72 पूछा गया है। तो क्या एम जी कहाँ लगाओगे? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/3 कहाँ से? ये हाइट कहोगे ना? यहाँ से ऊपर से ई पॉइंट से कितना नीचे? ट्रायंगल को ऐसा देख लेना। सेंटर ऑफ मास यहाँ आने वाला है। नीचे से कितना ऊपर? कंफर्म? या तो ऊपर से 2h/3 नीचे। हाँ 2h/3। तो थोड़ा सीधा बना लेता हूँ मैं। ए बी सी। ये 90 डिग्री है। ये कितना होगा? ये कितना होगा बेटा? ये L बोलो एच की वैल्यू क्या होगी? एच L/√2। सही है। सेंटर ऑफ मास कह रहे हो आप लोग यहाँ पर होगा। ये कितना? 2h/3 मतलब 2/3। एच की वैल्यू
L/√2 मतलब ये कितना हो गया, √2 L/3। सही है। सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितना है, √2 L/, कन्फर्म। ये एंगल कितना होगा, 45। ये भी कितना होगा, ये √2 L/3। तो mg तो आपका ऐसे लगने वाला है, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा। कैलकुलेट अभी करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। ये √2 L/3 यहाँ से यहाँ, उसका ये कंपोनेंट √2 L/3 cos 45, कितना बचेगा ये, √2 L/3 1/√2 L/3। ये भी L/3, ये भी L/3 आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक टेंशन, तो क्या कहा है 1, ये टेंशन T2, यहाँ पर mg, mg यहाँ से कितना दूर है, कितना पता चल गया। ठीक है, बस अब क्या करें, कितना ऊपर उतना, ऊपर कितना है 1 + T, कितना है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, टॉर्क एंड जीरो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। mg का टॉर्क mg इंटू L/3, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, कहाँ जा रहा होगा, अंदर। T2 का टॉर्क T2 इंटू L, कहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज, बाहर। बैलेंस करवा दे, T1 का टॉर्क तो 0 हो गया, L गायब, तो नहीं L गायब। टू क्या बन गया, क्या बन गया, 2mg/3। T2 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दोगे, T1 आ जाएगा 2mg/3। समझ में नहीं आया, हो गया। चीज़ें वापस याद करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन।
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में, जल्दी बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, पी ओमेगा, बढ़िया है। ए अल्फा, मास, फोर्स, फोर्स इक्वल टू, ठीक है भाई, मोमेंटम एल। ये अभी तक हमने नहीं सीखा, नहीं सिखाया ना अभी तक। फिर कुछ इक्वेशंस की बात करता हूँ। जैसे ट्रांसलेशन में पहले बात करते हैं पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल के लिए फोर्स को क्या लिखा गया था, एम ए। सिंगल पार्टिकल के लिए फोर्स को क्या लिखते थे, एम ए। फिर अभी था पी, क्या था, पी से स्टार्ट करते थे, एम बी। पी क्या था, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फिर सेकंड लॉ आया था कुछ ऐसा फॉर पार्टिकल। सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई, पी को क्या लिखा था बेटा, एम वी। एम कहाँ गया बाहर, क्या बन गया, डी वी बाई डी, क्या बन गया, एम ए। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई इक्वेशन था कि नहीं था, हाँ? ये भी काम का ही है। फिर यहाँ से हमने कुछ चीज़ें सीखी। अगर एफ नेट एफ ज़ीरो, तो पी कांस्टेंट, एफ ज़ीरो तो वी, एफ ज़ीरो तो ए, ये पता है। ये किसकी बात हो रही थी, इसके बाद हम कहाँ पहुंचे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एन पार्टिकल्स हुआ करते थे। याद आ रहा है। सिस्टम के लिए हमने बात करी थी कि भाई अगर पूरा फोर्स लिखना है सिस्टम पे, तो हमने एफनेट नाम दिया था। वो पार्टिकल्स पे जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम होगा। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हुआ करते थे, याद आ रहा है। फिर बड़ा पी, ये भी याद आया, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर में सब कुछ चीज़ें हमने सीखी। न्यूटन सर ने इक्वेशंस जो दिए थे वो किसके लिए, बिल्कुल वैसे ही किसके लिए बना लिए थे। फिर हमने ये समझा था कि जो काम पार्टिकल के लिए कर सकते हैं वही काम हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टम के लिए। वहाँ पर कंडीशंस कुछ आई थी, समझते समझते हमें ये पता चला था कि जो एफनेट की आप बात कर रहे हो वो एफनेट कहाँ अप्लाई करोगे, सेंटर ऑफ मास पे क्या अप्लाई करोगे। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी किसका लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का। जो वेलोसिटी लिखोगे वो भी किसकी लिखोगे, सेंटर ऑफ मास की। इस तरह हम पार्टिकल से किस में शिफ्ट हो चुके थे, सिस्टम में। याद आया। तो इसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन बने थे जैसे ये इक्वेशन। एफनेट क्या बन गया था, डी बड़ा पी बाई डी टी। बड़ा पी क्या होता है, नेट लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है। फिर ऐसा ही कुछ वापस, डी बाई डी टी, बड़े पी को क्या लिखो, एम बी सी एम। याद आया अब, बड़ा पी बड़ा पी बड़ा पी। प्रूव किया था भैया हमने ये बड़ा एम कौन है, भूल गए। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एम वन एम टू एम थ्री से एम एन टोटल कर लो। ये क्या आ जाएगा, एम ए सी एम। याद आया, ये याद है किसके लिए, के लिए, एम के लिए। सेम कहानी अभी किस में चलने वाली है, रोटेशन में। चलिए अगेन हमने यहाँ पर किसके लिए बातें करी थी, पार्टिकल के लिए। फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क। फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क। टॉर्क का एक इक्वेशन आप लोग क्या लाए थे, और पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, सिस्टम पे आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा था एफ नेट, बिल्कुल वैसा यहाँ पर क्या लिखोगे, टॉर्क नेट। ये टॉर्क नेट क्या होगा, टॉर्क वन प्लस सबका वेक्टर सम,
यही सिस्टम पे क्या होगा, नेट टॉर्क। यही क्या होने वाला है, नेट टॉर्क। ठीक है भाई। फिर जैसा P होता है वैसा यहाँ पर कौन आने वाला है, L। L क्या होगा बता दूं, जैसे R क्रॉस F टॉर्क हुआ था, वैसे ही R क्रॉस P कौन होने वाला, L। अभी अभी पढ़ेंगे, ये नहीं हुआ है ना, जब करेंगे तो बड़ा L, जैसा ये लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख रहा हूँ। बड़ा L क्या लिखोगे, L1 प्लस L2 से लेके तो क्या कहोगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये छोटू L कौन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रहा है, सिमिलर चीजें चल रही है तो फिर रोटेशन आसान हो जाएगा। सिस्टम के लिए आपने ये लिखा था, पार्टिकल के लिए लिखा था, अब मैं सीधा सिस्टम के लिए लिखने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन सिस्टम के लिए क्या बनना चाहिए, टॉर्क नेट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। बनेगा नहीं बनेगा बोलो। एल को आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पी को लिखा था एम वी सी एम, एल को क्या लिखोगे, एम बन जाएगा आई, पी बन जाएगा ओमेगा, पी क्या बन जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा आई ओमेगा, एल क्या हो जाएगा। सेम चीजें हम लिख सकते हैं, इतना क्लियर हुआ। धीरे धीरे जो सिस्टम की बातें चल रही है वहां पर उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। वैसे चाहे तो इक्वेशन डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ट्राई करते हैं कुछ चीज़ थोड़ी समझने की, कैसे ये सारे इक्वेशन बने हैं। बिल्कुल वही कहानी करेंगे, जैसे यहाँ से हम यहाँ पहुँचे थे वैसे ही पार्टिकल से हम सिस्टम में जाएंगे, रोटेशन में भी। करें स्टार्ट। ये क्लियर हो गया है, सेम इक्वेशन बनने वाला है, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, फिर भी थोड़ी थियोरिटिकल बातें देख लेते हैं। करें स्टार्ट। फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, बाकी यहाँ से बाकी है ना, चलो इसकी बात करते हैं पहले। फिर देखो, एंगुलर मोमेंटम टू एल, ये लिख दिया था आप लोगों ने। एंगुलर मोमेंटम टू एल। टॉर्क का एक और भी नाम था याद है, मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या नाम होगा, मोमेंट ऑफ, टॉर्क क्या था आर क्रॉस एफ, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा था वही। टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ, एल क्या, आर क्रॉस पी। टॉर्क को आपने कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो इसको क्या कहोगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोनों मोमेंटम के साथ चल रहे हो तो थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे। क्या एक और नाम क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी बात चल रही है अभी पार्टिकल की, पहले किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इक्वेशन में कुछ डायग्राम वायग्राम बनाया था हमने, पार्टिकल के लिए टॉर्क समझा था, कुछ याद है, कुछ याद आ रहा है। ये ओरिजिन मान लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई प्लेन, ये क्या है जेड, यहाँ क्या रख दो पार्टिकल, ये ओ पॉइंट, ओ से पार्टिकल को कनेक्ट करो, आर वेक्टर, यहाँ फोर्स वेक्टर। फिर हमने करा था आर क्रॉस एफ, टॉर्क ऊपर, कुछ याद आया, सेम कहानी रिपीट, सेम कहानी रिपीट, वापस वही बना रहा हूँ। एक्स वाई, ये टेबल बन गया अपना, एक्स वाई प्लेन, ये जेड। पार्टिकल कहाँ पर पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ है तेरा, ओ से पार्टिकल को कनेक्ट करता हो वेक्टर ये वाला, तो क्या कहोगे, क्या आपने फोर्स लगाया था, टॉर्क के लिए हमने फोर्स लगाया था। अभी मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ ये एम मास का पार्टिकल इधर चल रहा है वी वेलोसिटी से, वेलोसिटी से पी। अच्छा वेलोसिटी अगर वी है तो मोमेंटम पी क्या होगा,
मास एम वेलोसिटी v, तो मोमेंटम क्या लिखोगे बेटा? और उसकी डायरेक्शन कहाँ बनाओगे? p वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जहाँ वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कौन? p, p वेक्टर क्या होने वाला है? mv वेक्टर। सेम मतलब क्या हुआ, यहाँ पार्टिकल था, ये पोजीशन वेक्टर उसका आर वेक्टर, और पार्टिकल इधर चल रहा था, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया? मोमेंटम वेक्टर। ये कौन? पी वेक्टर। ये कौन सा है? आर वेक्टर। वो पॉइंट से पार्टिकल को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर कौन है? आर। और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये रेड वाला कौन है? पी। आर क्रॉस पी को कहते हैं एल। डेफिनेशन है एल की। एल को हम क्या कहेंगे? आर वेक्टर क्रॉस। क्या आर है? ये पी है। राइट हैंड उठा लो, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा हम यही करते हैं, आर क्रॉस पी कर लो। एल कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो एल वेक्टर कहाँ बनेगा? ऊपर। मैं किस पॉइंट के अबाउट लिख रहा था? ओ पॉइंट के अबाउट, बिकॉज मैंने आर वेक्टर कहाँ से बनाया हुआ है? ओ के रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है। तो ये जो आप मोमेंटम की बात कर रहे हो, वो किस पॉइंट के अबाउट है? अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट के अबाउट है, क्योंकि ओ से आपने बनाया ना आर वेक्टर। आर वेक्टर कहाँ से बनाया? रेफरेंस पॉइंट किस कौन लिया है आपने? किसको लिया है? ओ पॉइंट को। तो मोमेंटम तो ठीक है, बट किस पॉइंट के अबाउट? जहां से आपने आर वेक्टर बनाया उस पॉइंट के अबाउट ही आपने एल वेक्टर लिखा हुआ है। आ रहा है? एल वेक्टर तो यही बनने वाला है, आर क्रॉस पी। डायरेक्शन कैसे पता करोगे? राइट हैंड स्क्रू होता है ना वो, तो हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं, बट रूल क्या होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। एल वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगी, पी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगी, आर वेक्टर एंड पी वेक्टर का जो प्लेन बनेगा उससे भी परपेंडिकुलर होगी। आर एंड पी दोनों एक्स वाई प्लेन में है। आर वेक्टर एंड पी वेक्टर दोनों कहाँ पर पड़े हुए? एक्स वाई। ये आर था, ये पी था। आर क्रॉस पी, एल कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये एल वेक्टर आर वेक्टर से भी परपेंडिकुलर गया, पी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर गया, तो पूरा प्लेन बना है उससे भी। नहीं समझ में आ रहा? पक्का आया है? मैग्नीट्यूड की अगर बात कर लें, क्रॉस हटाओगे कौन सा एंगल आएगा? साइन। एल क्या लिखोगे? थीटा कहाँ होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे लेते हैं? एक का हेड दूसरे की टेल, तो दोनों की टेल, या तो दोनों का। तो ये आर वेक्टर का हेड और ये पी वेक्टर की टेल है, क्या एंगल यहाँ लूँ? नहीं। क्या आर को आगे एक्सटेंड करोगे तो दोनों की टेल एक साथ आ गई, इसे थीटा कह सकते हो, या तो इसे थीटा कह दो, एक ही बात है। क्लियर है? यहाँ तक साथ साथ हो गए? चल बसे साथ साथ चल रहे हो गए। एल हुआ है आर पी साइन थीटा। एल क्या हुआ है? एल एल एल, वापस वही कहानी, आर इंटू पी साइन थीटा, पी इंटू, समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूँ? क्या करेंगे? पी का एक कंपोनेंट करेंगे, उसमें का एक कंपोनेंट करेंगे। जिसने टॉर्क वाली थियरी ध्यान से पढ़ी थी उसको समझ में आ गया क्या चल रहा है। बाकी को तो लग रहा है क्यों चल रहा है भाई। ये एंगल क्या था? पी का ये कंपोनेंट क्या होगा? और ये वाला, ये तो पी साइन थीटा से मतलब है, तो पी साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, पी साइन थीटा आर के, ये अपना आर वेक्टर है, तो इसको क्या कर दो? आर इंटू ई परपेंडिकुलर, पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किससे परपेंडिकुलर? आर से परपेंडिकुलर। क्लियर है? वहां पर आ जाता है। वाई एक्स जेड, आपका ई वेक्टर है, ये थीटा है, ये भी क्या है? थीटा। ये आर है, आर का कंपोनेंट साइन वाला यहाँ आने वाला है, थीटा के सामने आएगा 90 डिग्री पे।
ये कौन हो गया, आर साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें चल रही है। तो ये क्या हो गया, P इंटू आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, आर साइन थीटा। किससे परपेंडिकुलर भाई, P वेक्टर से परपेंडिकुलर। डायरेक्शन की बातें कर ले, यहाँ पर बोलो डायरेक्शन कहाँ आने वाली है, ऊपर, आर क्रॉस पी। वो पॉइंट पे बनाओगे तो ऐसे, वो क्या अबाउट, कल आप बता रहे थे, वो पे बना लो। एल समझ में आया, एल समझ में आ गया क्या है, इसके लिए बात चल रही है अभी ये, पार्टिकल के लिए। ये छोटू एम मास का एक पार्टिकल था, का एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल लिखा गया, ओ के अबाउट। कॉपी हो गया, रिपीट करोगे, समझ में आ गया क्या चल रहा है। और पढ़ा होगा उसको तो समझ में आया ही होगा कि अच्छा ठीक है कुछ नया नहीं है, वही चल रहा है वापस रिपीट। एक आध छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी याद कर लेते हैं, कोई जरूरत पड़ गई। क्रॉस कैसे करते हैं याद है ना, याद है, छोटा सा एग्जाम्पल रेफर कर लेते हैं। आर वेक्टर मान लो 4 6 12 यूनिट, वेलोसिटी वेक्टर ले लो 2 3 6 यूनिट, मास ऑफ द पार्टिकल 50 यूनिट। एल वेक्टर, एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंट। आर दिया गया 4 6 12, वेलोसिटी 2 3 6। वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, भूल तो नहीं गए। तो मुझे एल की वैल्यू चाहिए, क्रॉस याद है कि बोल चुके हो, आंसर बोलो, जल्दी करो।
मैं कर दूं? क्या आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है। 0 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। तो सोच क्यों रहे थे? भी तो कह रहे थे कि हाँ हमें पता है। ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0 आया नहीं आया? आपने ऐसे निकाला होगा पहले तो पी वेक्टर एम वी वेक्टर, मास 50, 2 3 6, ऐसा किया था क्या? वाह। क्यों किया ऐसा? नहीं करना था। फिर आपने करा एल आर क्रॉस पी। सर करना नहीं था तो आप क्यों कर रहे हो? बेटा याद करवा रहा हूँ कि क्रॉस करते कैसे थे। आर पी ऐसे ही करते थे ना। फिर पहले आई 6 इंटू 600, 12 इंटू 150, इधर 300। अरे रे, 6 300 माइनस 12 150, फिर माइनस जे, इसको हटा दो, 4 300 माइनस 1200 प्लस के 4 150 माइनस 600। आंसर जीलो आया था। जीलो क्यों किया? दिख नहीं रहा था यहाँ पर? बस कर दिया तो कर दिया। ठीक है, याद आ गया ना? दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस जीरो होता है, परपेंडिकुलर्स के लिए डॉट जीरो होता है। सब भूल चुके हो? भूल गए ना? अब तो भूलना बनता है यार, कुछ टाइम में 12th में आने वाले हो। 11 तो भूलना पड़ेगा। क्या फायदा याद रख के? चलो यार, अभी वापस इसके लिए कहानी चल रही है पार्टिकल। पार्टिकल के लिए अब हम क्या बात करने वाले हैं? टॉर्क। क्या कर रहा है? पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम एल क्या था? आर क्रॉस पी। एल क्या था? ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें पार्टिकल के लिए जैसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, वैसा यहाँ पर कौन होता था? जल्दी बोलते रहो। पी क्या होता था? एम वी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एल से टॉर्क, यहाँ पर क्या होता था? पी से फोर्स। पी और फोर्स में क्या रिलेशन था? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, था कि नहीं था? अच्छा, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ था ना। अरे गधो यही तो था यार, भूल जाते हो बार बार। नहीं भूले सर। 2 2 m, ये पता है? हम्म, ये पता है ना? और कुछ बातें। एफ क्या होता था? डी पी बाई डी टी। क्या है? एल है। एल से मुझे कहाँ जाना है? टॉर्क। तो वो होना क्या चाहिए? डी एल बाई डी टी। अरे न्यूटन सेकंड लो देखो यार, वहां पर एफ, एफ क्या होता है? डी पी बाई, बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन आप रोटेशन में लिखोगे तो फोर्स बन जाएगा टॉर्क, पी बन जाएगा एल। होगा कि नहीं होगा? आपके पास किसका इक्वेशन अवेलेबल है? एल। उसको क्या क्या कर लो? डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एल को मारो, टी एल बाई डी टी। देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर भी, क्या करूँ? कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। आर को छोड़ दूँ, पी को मार दिया जाए।
प्लस, अब आर को मार लो, टी को छोड़ दो, क्रॉस में ध्यान रखना होता है, जो पहला है वो पहला रहेगा हमेशा, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। कहाँ पर? एक्सलेशंस में, सही है। ये डीपी बाई डी क्या होता है? फॉर अ पार्टिकल डीपी बाई डी क्या होता है बेटा? फोर्स। अरे होता है नहीं होता? हो गए। डी आर बाई डी, अच्छा वी एंड पी, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं? अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका क्रॉस, अभी बात करी, उनका क्रॉस, तो ये तो आंसर आर क्रॉस एफ क्या है? आर क्रॉस एफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल किसके बराबर आया? सेम इक्वेशन मिला के नहीं मिला? इसके लिए कहानी चल रही है अभी। तो पार्टिकल के लिए टॉर्क क्या होता है? डी एल बाई डी टी। जैसे न्यूटन सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ का इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पार्टिकल के लिए सेम चीज किसके लिए वैलिड है? पार्टिकल के लिए, किस में? रोटेशन में। फोर्स बन गया टॉर्क, पी बन गया एल। नहीं समझ में आया कुछ भी? देखो फिर, क्या खेल रहे हो आप दोनों? ये सब बातें बेटा फटाफट थोड़ी स्पीड में लिखना। सारे इक्वेशन में डायरेक्ट भी दे सकता था, but ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा फ्लो के। अच्छा ऐसे इक्वेशंस भी बन सकते हैं। कॉपी हो जाए तो थोड़ा रिवीजन कर लिया कर। सच में रोटेशन अपना रंग दिखाने वाला है असली। चीज़ों को ध्यान से समझो, बोर्ड पे जो लिखा है वो अगर आप लिख दो तो एक बार देख लिया करो कि अच्छा ये कैसे बना है। डन। हो गया? ये कहानी बेटा किसके लिए चल रही थी? अब मैं किस में स्विच हो रहा हूँ? सिस्टम। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? हम्म, मान लेते हैं अपने पास सिस्टम है, कितने पार्टिकल्स? एन पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम L1 L2 से लेके Ln, ये है। तो L1 को मैं लिख सकता हूँ R1 क्रॉस, L2 को लिख सकते हैं ऐसे ही, Ln क्या लिख सकते हो? Rn क्रॉस Pn। ठीक है ना? ये ठीक है। पार्टिकल के लिए हमें एक और चीज़ पता है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई, पता है ना? पार्टिकल के लिए तो पता है। तो पहले पार्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूँ टॉर्क 1 डी एल वन बाई डी टी, टॉर्क 2 डी एल टू बाई डी टी, ऐसे चलते चलते टॉर्क एन डी एल एन बाई डी टी। ये भी ठीक है। पार्टिकल के लिए तो हो गया ना ये प्रूफ। तो फॉर पार्टिकल तो आप लिख सकते हो टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3। ठीक है।
अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रांसलेशनल मोशन में जो चीज़ें करी थी वही चीज़ मैं वापस यहाँ करने वाला हूँ रोटेशन में। ट्रांसलेशन में पार्टिकल की बात करता हूँ और एक सिस्टम की बात। पार्टिकल के लिए P होता था mv, क्या होता था, फोर्स क्या होता था, ma, dp बाई dt, या तो वी कैन से ma। फिर हम सिस्टम पे गए, सिस्टम पे बड़ा P लिखा गया, क्या, P1 P2 से लेके Pn। फिर सिस्टम के लिए एफनेट लिखा गया, क्या लिखा गया, d बड़ा P बाई dt। क्या था बड़ा P, बड़ा P, बड़ा P टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एफनेट। और ये एफनेट कैसे बना था, एफनेट ये होता है ना, एफनेट तो यही होता है, F1 F2 से लेके Fn सबका वेक्टर सब, ये तो नेट फोर्स होता है। जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं अलग अलग पार्टिकल्स पे सबको जोड़ दो, वो सिस्टम का नेट फोर्स हो जाएगा। और इस नेट फोर्स की हेल्प से ही हम लोग क्या निकालते थे, ACM VCM। भूल गए हो आप सब, कुछ नहीं यार बेटा, गायब सब कुछ। जैसा यहाँ लिखा हुआ है एफनेट, वैसे मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क नेट। क्या बनेगा टॉर्क नेट, टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर अप टू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बड़ा P, P1 प्लस P2 से लेके Pn, वैसे ही यहाँ में क्या लिख सकता हूँ, बड़ा L। वो क्या बनेगा, L1 वेक्टर प्लस, बस वही लिख रहा हूँ, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टर्म। इसके लिए लिखा जा रहा है सिस्टम के लिए टर्म। तो इसको बड़ा L लिख दो, कैसे मिलेगा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बड़ा P बड़ा L, छोटू P छोटू L, पार्टिकल सिस्टम। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा d बड़ा L बाय डी टी, d छोटा L1 बाय डी टी, d छोटा L2 बाय डी टी अप टू d छोटू Ln बाय डी टी। व्हाट इज dl बाय dt, क्या पार्टिकल के लिए तो हम dl बाय dt को टॉर्क लिख सकते हैं, वो तो मैं पता है पार्टिकल के लिए तो लिखा जा सकता था, लिख दो। तो d बड़ा L बाय dt पार्टिकल के लिए, dl1 बाय dt क्या बन जाएगा, टॉर्क 1। टॉर्क 1 कौन है, टॉर्क 1 पार्टिकल 1, d बड़ा dl2 बाय dt, dln बाय dt, ये क्या है, टॉर्क नेट, जैसे एफनेट था, ये कौन है, टॉर्क नेट। बड़ा टॉर्क नहीं होता, d बड़ा L बाई डी टी इज इक्वल टू, जैसा इक्वेशन पार्टिकल के लिए था बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन किसके लिए बन गया, सिस्टम के लिए। जो ट्रांसलेशनल मोशन में हुआ था, न्यूटन सेकंड लॉ पार्टिकल के लिए था, बिल्कुल वैसा ही हमें किसके लिए मिला था, सिस्टम के लिए। सेम कहानी रिपीट हो रही है, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन फॉर पार्टिकल, और वो रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिस्टम के लिए। ये किसके सिमिलर है, सिमिलर टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल, वो फॉर अ सिस्टम। This equation is similar to the equation of Newton's second law of motion for, आपको लिखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ।
होगा इस देश का? बहुत कुछ होगा। भैया ये सब कहानी क्या मैं बोल देता क्या होता है तो भी चल ही जाता काम। बट इससे थोड़ी क्लैरिटी बनती है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं एल के अंदर। ये तो मैं थोड़ा बेसिक पार्ट बता रहा हूँ आपको, से कनेक्टिविटी बन जाए। मैं कभी भी बोल दूँ कि एल ये है तो ऊपर से ना आ जाएगी ये एल कौन आ गया बीच में। ऊपर से तो खा लिया। है हटा दूँ? मजे आ रहा है आप लोगों को? समझ भी नहीं आ रहा। अरे कमेंटिंग तो बस। अब बस पीछे चले गए, छोड़ दिया देश। समझ में आ गया कुछ नहीं हो सकता अपना। भैया बोलो यहाँ तक साथ साथ होके चल बसे। साथ साथ चल रहे हो? आगे बढ़े फिर? तो मना कर रहे हो बाहर भागे। चलो वो पूरा क्लास खाली हो जाएगा वैसे। ऐसा एक और नाम लिख रहा हूँ मैं, शायद याद आ जाए। कुछ याद आ रहा है? क्या होता है ये? क्या इसको हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं रोटेशन के लिए? तोड़ना फोड़ना नहीं है। ये जब घूम रहा है तब इसको रिजिड बॉडी मान सकते हैं? मान सकते हैं। अच्छा फैन रोटेट होगा, बट इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। फैन की बात करो तो फैन रोटेशनल मोशन। डिस्क फैन पे जितने भी पार्टिकल्स हैं हर एक पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। क्या हर एक के हर एक पार्टिकल के लिए वी सेम? हो गया कचरा चैप्टर का। क्या हर एक के लिए वी सेम? आर 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 ओमेगा एल। छोटा एल छोटा एल छोटा एल। छोटा एल क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस आर सबके लिए, पी सबके लिए, तो एल सबके लिए अल्फा। याद है इतना? ठीक। रिस्क लूं आगे बढ़ने का? आप नहीं बोलते तो भी मैं तो जाने ही वाला था। ये कोई इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी पत्थर मान लो, ऐसे घुमा रहे हो आप। कितने पार्टिकल्स? 10 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल? हर एक पार्टिकल क्या करेगा? चलिए बोलो। हर एक पार्टिकल क्या करेगा? चलो भाई बहुत बढ़िया। ये M1 मास का क्या है? ऐसे सर्कल में घूमने वाला है रेडियस। ये रेडियस लिख रहा हूँ मैं R1 छोटे छोटे अक्षरों में। कैसे घूम रहा है? कितनी रेडियस पे? R1। पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। बट उस पर सिर्फ एक पार्टिकल को देखो तो वो क्या करता हुआ दिखेगा? सर्कुलर मोशन, जिसकी रेडियस क्या है? R1। वेलोसिटी वेक्टर या मोमेंटम वेक्टर कहाँ बनाओगे? टेंजेंशियली। वो तो टेंजेंशियल होता है हमेशा। तो इस पॉइंट में मैं बना लूँ ऐसा कुछ, P1 वेक्टर लिख दो या P1 वेक्टर लिख दो, एक ही बात है।
P1 क्या लिखोगे? M1 V1। P1 क्या लिखोगे? ठीक है, ये भी ऐसे घूमेगा सर्कल में, टिंग। M2, ये V2, या तो कह दो P2। P2 होगा M2 V2, रेडियस R2। ये nth पार्टिकल। पीछे बैठे हुए कुछ लोग बेटा, चीज़ें ऊपर से जा रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा शांत बैठो। होता है कभी बाहर की बात, तो हमें शांत रहना होता है। 1 2 से लेके जब बड़ा एल क्या होता था? बड़ा एल, बड़ा एल, बड़ा एल। ये कौन है? रिजिड बॉडी। कितने पार्टिकल्स हमने मान लिए इसके ऊपर? n पार्टिकल्स। मास इनके क्या लिए गए? m1 m2 से mn। ये हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। उस हर एक सर्कल की रेडियस क्या होती होगी? ये मास है। हर एक की रेडियस की मैं बात कर लूँ, R1 R2 से लेके, क्या हर एक की वेलोसिटी अलग अलग होगी? उसको हम क्या लिख दें? V1 V2 से लेके, क्या हर एक का लीनियर मोमेंटम अलग होगा? P1 P2 से लेके, क्या हर एक के लिए ओमेगा अलग अलग होगा? तो सेम होगा। अच्छा, ओमेगा ओमेगा है। ओमेगा कौन है? ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा R क्रॉस V। R इधर, V इधर, किसी भी एक को पकड़ लो यार। R इधर, V, R क्रॉस V। ये तो ऐसे घूम रहा है तो ऊपर, ये कंफर्म है। तो हर एक के लिए ओमेगा की डायरेक्शन, तो मैं यहीं पे बना दूं ओमेगा ऊपर। यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, एक ही बात है। हर एक के लिए ओमेगा क्या रहने वाला है? सेम। चलो, ये भी पता है। L1 L2 L3, छोटू L1 छोटू L2, वो अलग के सेम? अलग अलग अलग। L1 के डायरेक्शन, छोटू L1 के डायरेक्शन, बोलो। ऊपर L2, Ln, ये L1, ये L2, ये Ln। ठीक है। अच्छा, तो टोटल L क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हम्म, L1 क्या होता है? भूल चुके हो आप? सही है, सही है। अच्छा, ये तो मैंने वेक्टर सम लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली वेक्टर सम ही तो होता है। बड़ा एल क्या होता है? L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर अप टू Ln वेक्टर। फिर क्या L1 L2 L3 Ln सबकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऊपर आ रही है। हर एक वेक्टर L1 L2 L3 Ln हर एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्सिस पर ही है, रहेगा नहीं है? तो अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में है तो फिर हम वेक्टर एडिशन क्यों कर रहे हैं? सीधा ऐड कर लो। अरे जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो आप डायरेक्ट ऐड करते हो ना। 5i कैप प्लस 10i कैप क्या लिखोगे? 15। तो मैं सीधा इसका मैग्नीट्यूड पे चले जाता हूँ यार। बड़ा एल, इसका मैग्नीट्यूड R1 P1 साइन समथिंग प्लस R2 P2 साइन समथिंग। समथिंग क्या आएगा वो आप लोग चेक करो जल्दी। RN PN साइन, एंगल बिटवीन R एंड V, R1 एंड P1। पार्टिकल किस में चलता है? सर्कल में। पार्टिकल किस में चलता है? सर्कल पे। सर्कल के लिए R1 मतलब रेडियस और P1 मतलब टेंजेंशियल। तो रेडियस एंड टेंजेंट एंगल हमेशा सर्कल है। रेडियस एंड टेंजेंट
हमेशा 90। तो पार्टिकल 1 हो, 2 हो या nth पार्टिकल हो, क्या ये एंगल हमेशा 90 रहने वाला है? एंड साइन 90 तो 0 होता है। यस सर। यस सर। यहाँ तक p कौन है? लीनियर मोमेंटम। p1 कौन है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 1। क्या मैं p1 को m1v1 लिख सकता हूँ? लिख दो। p2 को? pn को? v कौन है? जल्दी बोलो। क्या सबके लिए v सेम होता है? क्या सबके लिए ओमेगा सेम होता है? क्या v एंड ओमेगा में कोई रिलेशन? क्या v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा? सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ। ओमेगा या वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। रियल इक्वेशन बोलो ढंग से। मैं गलत बोलता हूँ उसमें भी हाँ ही बोलते हो। ओमेगा v एंड r में वेक्टर रिलेशन। v वेक्टर इज इक्वल टू r। तो मैं v1 को r1 ओमेगा लिख दूं, v2 को r2 ओमेगा, vn को v1 को r1 ओमेगा के ओमेगा 1, v1 की जगह r1 ओमेगा 1 के r1 ओमेगा ओमेगा। तभी तो मैं इतना सब कुछ पहले लिखता हूँ। कुछ भी बकवास मत करो, लिखा हुआ है सब। फिर भी आदत से मजबूर। सर बकवास तो करेंगे, पढ़ते भी तो आपसे हैं। क्या ओमेगा को बाहर लिया जा सकता है? और मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर नहीं रहे स्क्वायर सॉरी, प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर ओमेगा बाहर। ये क्या है बे? आई 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 आई। तो एल क्या बन गया? वापस लिख रहा हूँ वो नीचे, लास्ट जो लिखा है वो वापस लिख रहा हूँ बेटा। m2 r2 स्क्वायर mn स्क्वायर ओमेगा बाहर ले लिया गया। ये कौन है? आई। तो एल क्या बन गया? आई ओमेगा। किसके जैसा? सिमिलर टू बड़ा पी। गया ऊपर से। इसका वेक्टर रिलेशन भी हो सकता है। देख, ओमेगा वेक्टर भी कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर। और सारे एल ऐड होके जो बड़ा एल बना है वो भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। दोनों सेम डायरेक्शन में। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में ही कौन आने वाला है? एल वेक्टर। कैसे होता है? वी वेक्टर की डायरेक्शन में ही कौन आएगा? पी। तो ओमेगा की डायरेक्शन में कौन आएगा? एल। इसकी कहानी चल रही है रिजिड बॉडी। चैप्टर स्टार्ट होते ही मैंने पहला वर्ड यही बताया था शायद, रिजिड बॉडी। हम पूरे चैप्टर में किसकी कहानी करने वाले हैं? रिजिड बॉडी। यहाँ तक हो के गए? गए? साथ साथ चल रहे हो अभी? अभी आगे जो भी कंसेप्ट हम करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जो इक्वेशंस यूज होने वाले हैं वो लगभग मैंने सारे आपको पहले बता दिए। लगभग सारी चीजें हमने प्रूव करके देखी कि हाँ चीजें बन रही है ऐसे ही।
डन 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 डन। इस ओमेगा पे वेक्टर एल पे कहाँ? हटा दो सब। फाइनली हम लोग सिस्टम के लिए एल इज इक्वल टू आई ओमेगा तक पहुंच गए। कह दो रिजिड बॉडी के लिए, जो भी कहना हो आपको कह दो। रिजिड बॉडी के लिए हम लोग कहाँ पहुंच गए? ये किसके जैसा है? P इज इक्वल टू एम वी सी एम। P इज इक्वल टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बड़ा P बड़ा एम वी सी एम, ये सबको पता है। पता है एफ नेट डी बड़ा P बाई डी टी, ये भी पता है क्या? ये होता था नहीं होता था क्या? बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी आ चुका है। टॉर्क नेट डी बड़ा एल बाई डी टी, बेटा आया कि नहीं आया अभी? चला गया। फिर डी पी बाई डी टी, पी को क्या लिख दो? एम बाहर, डी बाई डी टी ऑफ बी सी एम। ये क्या बन गया था? एम ए सी एम। कुछ नहीं याद तुम्हें? नहीं याद? तो हमने ये समझा था फाइनली कि एफ नेट इज इक्वल टू डी बड़ा पी बाई डी टी एम डी वी सी एम बाई डी टी एम ए सी एम। याद आया? फिर हमने ये समझा था कि भैया अगर एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो, इन दोनों की बात करो तो बड़ा पी मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम के लिए, फिर एफ नेट जीरो, इन दोनों की अगर बात करें तो वी सी एम कॉन्स्टेंट। सेंटर ऑफ मास में हमने इसका बहुत यूज किया हुआ है। एंड एफ नेट जीरो तो याद आ गया का? सेम कहानी किसके लिए लिख सकते हैं? रोटेशन में भी लिखी जा सकती है। एल बराबर आई ओमेगा, डिफरेंशिएट मार दो। क्या सिस्टम के लिए डी बड़ा एल बाई डी टी टॉर्क होता था? इसको हमने टॉर्क नेट लिखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। और टॉर्क नेट क्या आ गया? आई अल्फा। एफ बराबर एम ए सी एम के बराबर, एफ नेट बराबर एम ए सी एम के बराबर, टॉर्क नेट बराबर आई अल्फा। गायब हो गए, गायब। अल्फा की डायरेक्शन कहाँ होगी? टॉर्क नेट की डायरेक्शन में। अल्फा किस डायरेक्शन में होगा? एक्सप्लोशन किस डायरेक्शन में होता था? फोर्स। तो अल्फा किस डायरेक्शन में होगा? टॉर्क नेट में आ रहा है। तो एक इक्वेशन ऐसा भी यहाँ बना देख, टॉर्क नेट, इसको तो हमने प्रूव किया ही था डी एल बाई डी टी। बेटा टॉर्क नेट को तो डी बड़ा एल बाई डी टी अभी प्रूव किया था। अब ये डी बड़ा एल बाई डी टी किसके बराबर है? आई डी ओमेगा बाई डी टी। ये किसके बराबर आया? क्या बिल्कुल वैसा ही मैंने यहाँ पर भी लिख दिया? दिख रहा है? अब वही कहानी रिपीट। अगर नेट टॉर्क सिस्टम का जीरो बन रहा है, इन दोनों को कंपेयर कर लो तो हम कह सकते हैं डी एल बाई डी टी मतलब एल, ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर रिजिड बॉडी। इफ नेट टॉर्क ऑन दिस
If net torque on the rigid body is 0, then its total angular momentum remains conserved. क्या लिखोगे स्टेटमेंट, क्या बनाओगे स्टेटमेंट? इफ नेट टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी 0, then its total angular momentum remains conserved. आया नहीं समझ में बेटा? टॉर्क नेट 0, अब इन दोनों की बात कर लो तो आई डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब ओमेगा कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर टॉर्क अप्लाई नहीं होगा तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ये घूम रहा है तो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता रहेगा। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज। नहीं समझ में आया? टॉर्क नेट 0, ओमेगा सिस्टम के लिए भी वैलिड, रिजिड बॉडी के लिए भी वैलिड है। अगर इस पे नेटवर्क 0 बन रहा है तो ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, और ये अगर घूम रहा था तो उतने ही ओमेगा से घूमता रहेगा। इन टॉर्क नेट 0 तो अल्फा, टॉर्क नेट 0 आई अल्फा, मतलब अल्फा भी 2। ये सेकंड लॉ है। ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है वो भी लिख देना, न्यूटन्स सेकंड लॉ। रोटेशन के लिए, वैसे रोटेशन के लिए ऐसा न्यूटन सेकंड लॉ जैसा कुछ नहीं होता, बट याद रखने के लिए मैं नाम दे रहा हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ। ये याद रखने के लिए मैं नाम दे रहा हूँ। टॉर्क नेट इज इक्वल टू डी बड़ा एल बाय डी टी। क्या लिखोगे स्टेटमेंट, क्या लिखोगे? अच्छा, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी का स्टेटमेंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू proportional to the force applied on the particle। बस यही तो कहानी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये भी आ चुका है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लगभग जितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले कुछ लेक्चर्स में, सब चीज़ें आपको बता दी गई। अब क्वेश्चंस में हम इन सबको यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल के लिए भी करेंगे, सिस्टम के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। पूरा मूवी क्लियर हुआ? पार्टिकल से लेकर ट्रांसलेशन में पार्टिकल से सिस्टम, फिर रोटेशन में पार्टिकल से सिस्टम, सबके लिए सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन करेंगे तब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी कि अप्लाई करते वक्त हम कहाँ कहाँ पर फंस सकते हैं। वही तो मुझे बताना होगा आपको। बाकी एनर्जी की बातें तो पहले ही हो चुकी थी जब मैंने आई आपको समझाया था लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में। जब आई की बात हुई थी तभी हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी गई थी याद करो। लेक्चर 1, पार्टिकल 1 की एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस पार्टिकल 2 की एनर्जी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। याद आ रहा है? फिर उसको सॉल्व करते करते एक टर्म बचा था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, उसको हमने आई लिख दिया था। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या बनी थी? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। वो तो हमें पहले ही पता है। फोर्स, एंगुलर मोमेंटम सब यहाँ हो गया, एनर्जी हमें पहले से पता है, मतलब अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के। आज का काम पूरा रिवाइज करना है।